नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बाराबंकी में विधायक रोहित पवार के निजी सहायक यानी कि पीए की 14 साल की बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह लड़की का शव बारामती के रुई स्थित साई गणेश नगर में घर के पास मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार रात मां और बेटी के बीच मामूली विवाद हुआ था और इसके बाद लड़की घर से निकल गई। परिजनों ने उसका लापता होने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी और अपहरण का मामला भी दर्ज किया। रविवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस को लड़की के नीचे गिरे होने की सूचना मिली। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर पहुंचने वाली सीढ़ी का दरवाजा अंदर से लॉक था। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस आत्महत्या समेत सभी संभावनाओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी। अजीत, उनकी बेटी जो बहुत छोटी थी, 15 साल की थी, उसका मृत्युदेह सुबह 8:30 बजे उन्हीं के बिल्डिंग के आसपास वहाँ पे मिला है। कल रात से वो लड़की मिल नहीं रही थी। उसके बारे में कंप्लेन भी पुलिस डिपार्टमेंट को कल रात को वहाँ पे की गई थी। उसके बाद अजीत का मित्र परिवार हो, पहचान के लोग हो, कुछ लेवल तक हद तक पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोगों ने लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज सुबह 8:30 बजे उसका जो डेड बॉडी है वहाँ पे मिली। अभी बारामती का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मैं हूँ और सभी अजीत पे प्यार करने वाले अजीत का मित्र परिवार यहाँ पे है। अभी पोस्टमार्टम चालू हुआ है, ऐसे हमको पता चला जब हमने यहाँ के अधिकारी से बात किया, और उसी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ करीबन आधा एक घंटा में बात की। उनको जो लोगों के मन में है और जिन लोगों को कुछ शक्यता लगती है या उनको लगता है कि ये शायद हो सकता है, वो हो सकता है, उन लोगों को डीवाईएसपी साहब से हमने मिलवाया है। डीवाईएसपी साहब को भी हमने कहा है कि आप इस बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन हम हमारे लेवल पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है और अगर हमको पता चलती है कि पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से इस विषय में कुछ तो कम लेवल का इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है, तो फिर आगे जाके पुलिस डिपार्टमेंट को ये बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए उनको विनती की, यहाँ पे राजनीति नहीं है। एक बच्ची है जिसका मृत्यु हुआ है, एक परिवार है जो न्याय चाहता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, कोई जिम्मेदार है या कोई और रीज़न है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे देखा जा रहा है। आगे के 2 घंटे में हम सबको डेफिनेटली एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हो गया हो। अजीत, उनकी बेटी। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर कूटनीतिक स्तर पर एक अहम बैठक होने जा रही है। एनएसए अजीत डोभाल सोमवार को चीन के बीजिंग शहर पहुंचेंगे, जहां वो भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उनके चीनी समकक्ष और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे और सीमा विवाद समेत दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर अहम चर्चा होगी। ये वार्ता ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के बीच वास्तविक एलओसी पर तनाव कम करने और सैन्य टकराव की स्थिति से बाहर निकलने की प्रक्रिया जारी है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था और इसके बाद से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती की थी। हाल ही के सालों में दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौरों की बातचीत हुई है और इन वार्ताओं का उद्देश्य एलएसी पर सैनिकों की वापसी और साथ ही सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। विशेष प्रतिनिधियों को व्यवस्था भारत और चीन के सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान को तलाश को लेकर बनाए रखना है। ऐसे में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन की ओर से उनके समकक्ष इस तंत्र में और बातचीत करते हुए नजर आएंगे। उनका उद्देश्य केवल मौजूदा सैन्य तनाव को कम करना होना ही चाहिए, बल्कि सीमा विवाद के व्यापक और दीर्घकालीन समाधान के लिए राजनीतिक स्तर पर रास्ता तलाशना भी है। अजीत डोभाल और वांग
के बीच मुलाकात में एलएसी की स्थिति, सीमा पर शांति, सैनिकों की तैनाती और सीमा प्रावधान और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा हुआ प्रमुख मुद्दा उठ सकता है। और इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद और सैन्य स्तर की बातचीत दोनों ही बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही 2 नाबालिग छात्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और इसके बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आरोप है कि कुछ युवकों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की आरोप है कि छात्रों के साथ ऐसी हरकत कर चुके हैं और घटना की जानकारी मिलते ही छात्रों के परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर अहमदगढ़ थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने मौके पर 2 आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अहमदगढ़ थाने पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों की मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेज दिया है। परिजनों के तहरीर के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव के बीच पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मामला ये है, हमारे ग्रामवास के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, बेटी छात्र छात्राएं, और ये मुंड नंगला सरफाबाद ये वहाँ के छात्र बच्चों के साथ में आए दिन व्यवहार गलत करते हैं। अब उनके घर पर हम शिकायत करने के लिए भी पहुंचे थे तो उन्होंने कोई समझौता का, बच्चों को सुधार समझाने का नहीं रखा। आए दिन आज की डेट पर भी उन्होंने बच्चों को रोक करके अपनी बाइक से पहिया चढ़ाया, टक्कर मारी, बच्चों के चोट आई, अधिकतर छेड़छाड़ करी और लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ बदतमीजी करी। गांव पड़ता हमारे पास मुंडंगला और सरफाबाद। यहाँ के 3 लड़के थे, प्रिंस और अनीस और एक का नाम है, ये 3 लड़के क्या मैं छेड़छाड़ करते हुए लड़कियों से बदतमीजी करते हैं आए दिन। मौके पे पकड़े, पुलिस को फोन किया, पुलिस भी पहुंच गई, इन्हें गिरफ्तार करके ले गए। अच्छा, जो बच्चे रास्ते में पढ़ने जाते हैं उस समय? हाँ, उस समय बच्चे आ रहे थे, उस टाइम में लड़की आ रही थी। वहीं हापुड़ जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत के बाद से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में गांव सरवानी स्थित जेपी डेयरी पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने डेयरी में बिक्री के लिए रखे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की और दूध, पनीर और दही के नमूने लिए। बताया गया है कि खाद्य विभाग को डेयरी पर कथित तौर पर मिलावटी पनीर बेचे जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ डेयरी परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। विभाग की कार्रवाई से डेयरी संचालकों में खलबली मच गई। अधिकारियों के अनुसार लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद से यदि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट या फिर गुणवत्ता संबंधित अनियमितताएं पाई जाती है तो संबंधित डेयरी संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में नाबालिग दलित युवती को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 500 से 600 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली युवती को सकुशल बरामद किया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात मुख्य आरोपी नाजिम को पकड़ने के बाद से मुठभेड़ हो गई और आरोप है कि नाजिम ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग की, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान नाजिम के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार करके उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने नाजिम के मददगार डॉक्टर मोहम्मद आदिल को भी गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि महिला अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 18/8 को एक पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके आधार पर 137(2) BNS का अभियोग दर्ज किया गया था थाना कोतवाली में। बाद में इसमें 500 से 600 कैमरों का, जो सीसीटीवी कैमरे थे, उनका निरीक्षण परीक्षण किया गया। इसमें इंस्पेक्टर कोतवाली एसओजी सर्विलांस सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में तथा एसपी सिटी के निर्देशन में काम कर रही थी।
जिसके परिदृश्य में लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा इसमें एक व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त था नाजिम, जब उसको पुलिस टीम ट्रैक करने का प्रयास कर रही थी, पुलिस टीम पर उसने फायर किया, जिस पर पुलिस ने काउंटर फायर किया उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप सेल्फ डिफेंस में, जिसके आधार पर उसको पैर में चोट लगी है और उसके आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई है। साथ ही साथ तमंचे वगैरह बरामद किए गए हैं तथा यह मुख्य अभियुक्त था शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं के कस्बे में रत्न पेट्रोल पंप के सामने से अंत्येष्टि स्थल तक जाने वाले मार्ग को बदहाल स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। बारिश होते ही सड़कों पर जगह जगह जलभराव, कीचड़ और गहरे गड्ढे हो जाते हैं। शनिवार को एक महिला की अंतिम यात्रा के दौरान परिजनों और क्षेत्रवासियों को इस बदहाल रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। शनिवार को संदीप सैनी की 38 साल की पत्नी रितु का बीमारी के चलते निधन हो गया। बताया गया है कि बुखार के बाद से उनका सहारनपुर में निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए जब परिजन और क्षेत्रवासी अंत्येष्टि स्थल की ओर निकले तो उन्होंने रतन पेट्रोल पंप के आगे जलभराव और कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग लंबे समय से खराब है और बारिश के दौरान हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पानी और कीचड़ के साथ गहरे गड्ढे के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने बताया कि फिसलने के चलते कई बार राहगीर गिरकर चोटीले भी हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने नगर पंचायत और जनप्रतिनिधियों से जल्द ही सड़क निर्माण कराने की मांग की है। वहीं नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी एविएशन जॉब रॉकेट का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए गैंग के वांछित आरोपी डॉक्टर अजय को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेक्टर 24 में फर्जी कॉल सेंटर चलाता था और गिरोह से जुड़ा हुआ था। गिरोह में नौकरी, एडमिशन और ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों में ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी और उनके साथी एविएशन कंपनी में नौकरी दिलाने, संस्थाओं में एडमिशन कराने और ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद से अभ्यर्थियों से अलग अलग मदों में ऑनलाइन रकम वसूली जाती थी। गिरोह द्वारा फर्जी ऑफर लेटर, एडमिशन कंफर्मेशन और प्रमाण पत्र भेजकर भी लोगों से पैसे लिए जाने के आरोप। ये 4 इंटरनेशनल मैच खेल चुके 38 साल के कर्ण शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। कर्ण शर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी मुकाबला 2014 में खेला था। इसके बाद से उन्होंने दोबारा भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। उन्होंने यूपी T20 लीग के दौरान अपने संन्यास की घोषणा की। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ण शर्मा 25 अगस्त को अपनी टीम के लिए आखिरी मुकाबला खेलेंगे और इसके बाद वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अब वो संन्यास लेना चाहते हैं और अपने परिवार, BCCI, रेलवे, UPSC समेत उन सभी संस्थाओं को लोगों के आभारी हैं जिन्होंने उन्हें क्रिकेट सफर में साथ दिया। कर्ण ने यह भी कहा है कि अगर वो आगे कोचिंग और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जिम्मेदारियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। कर्ण शर्मा ने भारत के लिए 1 टेस्ट, 2 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल खेला है। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 5 विकेट हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। फर्स्ट क्लास लिस्ट A और T20 क्रिकेट में उन्होंने कुल 551 विकेट हासिल किए हैं। IPL में कर्ण शर्मा सनराइज हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमों का हिस्सा रहे हैं। उनकी खास उपलब्धि लगातार 3 साल से 3 अलग अलग टीमों के साथ IPL खिताब जीतती रही है। उन्होंने 2016 में हैदराबाद, 2017 में मुंबई और 2018 में चेन्नई के साथ ट्रॉफी जीती। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।